आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली। हैदराबाद के एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हाल ही में एक मुकामी अखबार को आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट मसूद अली ख़ान साहब। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो लॉकडाउन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सही है। बैरिस्टर साहब के बारे में तो आपको मालूम है कि वो ख़ुद एक बैरिस्टर हैं, क्वालिफाइड और हार्ड वर्किंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। संसद रत्न के अवार्ड भी वो हासिल करे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्शियस, वेरी लर्नड। देखिए, आर्टिकल से मैं भी उसको पढ़ा और बिल्कुल ही एप्ट, अप्रोप्रिएट और क्वालिफाइड आर्टिकल है। उसकी वजह दो तीन है। एक ये है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप एक दिन सुबह अनाउंस करते हैं कि जनता कर्फ्यू। अब वो जो रेगुलर इनकी न्यूज़ चैनल्स है उसमें जनता जनता चले चले तक नेक्स्ट डे से आप बोलते कि लॉकडाउन है। देखिए, जबकि हुआ ये कि जितने एयर ट्रैवलर्स थे, और आपको मालूम है कि जनवरी से ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई थी इस वबा के बारे में कि कोविड-19 कोरोना वायरस स्प्रेड होने वाला है और वायरस है और इसका इलाज भी नहीं है। चाइना ऑलरेडी जनवरी से परेशान था। बावजूद उसके दो इवेंट्स हुए जिसके ऊपर रूलिंग गवर्नमेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, इसकी डायरेक्ट एलिगेशन है। एक ये था कि जो ट्रंप का प्रोग्राम हुआ गुजरात में, नमस्ते ट्रंप। दूसरी एलिगेशन इनके ऊपर ये है, जो चीफ मिनिस्टर, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश आई कमलनाथ साहब की तरफ से, कि मैन्यूवरिंग की और उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट ब्रेकडाउन करके इनकी गवर्नमेंट रीइंस्टेट करना था, इसीलिए डिले करे। बैरिस्टर साहब के अगर आप ये पूरे आर्टिकल को इसके पस मंज़र में देखें तो ये है कि जनवरी से लॉकडाउन के बारे में तीन चीज़ करना ज़रूरी था। हमको आज तक मेडिकल बुलेटिन्स कुछ नहीं मालूम। एक प्राइम मिनिस्टर है जिसके खुद अपना एक्सप्रेशन है कि वो कोई पढ़े लिखे नहीं है, मगर पोस्ट पे है, इलेक्टेड पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आप बोले लॉकडाउन तो लॉकडाउन होगा, लेकिन इसकी पैनल है, कोई मेडिकल बुलेटिन है, कोई मेडिकल डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है जो उसकी कोई रीज़निंग दे रहे हैं, वो कुछ नहीं था। सेकंड, आपके पास इकोनॉमिकल प्लान नहीं था। देखिए, 60% लोग हमारे पास आज भी पर कैपिटा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और मैं समझता हूँ 70% 80% से ज़्यादा लोग डेली ब्रेड अर्नर्स हैं। अब आप उनके बारे में सोच के देखिए कि ब्रेड अर्नर्स जो हैं और उनके जो घरदार चलते हैं, उनका आपके पास प्लान क्या था। तीसरी और एक बात है, दैट वी विल डिस्कस एट द लास्ट लेग ऑफ आवर डिस्कशन, कि माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज़्यादा सफ़र जो लोग करें। अब आप बोलिए कि एक दिन आप बोले कर्फ्यू, सेकेंड डे से आप बोले लॉकडाउन, और आज मैं समझता हूँ 48 डे है। तो इस लॉकडाउन की वजह से हुआ ये कि इकोनॉमी तबाह हो गई, जो शुरू से तबाह थी, और आप किसी को सवाल नहीं कर सकते, किसी को अकाउंटेबल नहीं है। आपके पास प्लान नहीं है, आज भी प्रोग्राम नहीं है कि एसेंशियल सर्विसेज खोलना चाहिए, मेडिकल सर्विसेज खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज खोलना चाहिए, नहीं चाहिए। आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोवाइड नहीं करे एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़, ये एक इशू है। इसकी बैड पार्ट ये है कि आपके जितने डिपार्टमेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और लॉ अबाइडिंग, वो ये बोलते रहे कि सुबह 6 से शाम के 6 तक पब्लिक को छूट है, लेकिन उनको वो फैसिलिटी नहीं मिली। बाहर निकले तो उनके गाड़ियाँ सीज हुए, उनके ऊपर बेइंतहा मर्सिलेस ब्रूटलेस किस्म से पुलिस की मार सहना पड़ा, और उनको कोई एवेन्यूज़ भी अवेलेबल नहीं थे। तो इस आर्टिकल का जो
पूरा नेचर अगर आप देखें तो मेरे को हैरत और शौक ये हुआ कि इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो क्यों नहीं लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये सारे कृष्णा अय्यर के टाइम से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को उसका स्कोप और स्पेक्ट्रम को वाइड करते हुए लेटर्स को भी पब्लिक इंटरेस्ट में लेते हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या है ये जजेस में कि ये लोग, या हाई कोर्ट के जजेस में ऐसा क्या है कि ये लोग सवाल भी नहीं कर रहे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अपॉइंटेड नहीं है ना, इलेक्टेड है, और गवर्नमेंट का सर्टेन पीरियड है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है हमारी लाइफ, लिबर्टी, इज़्ज़त कहाँ है? खाने किसको है नहीं मालूम, किसके जायदाद हैं क्या है नहीं मालूम, मेडिकल एड्स नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं ऑन सोशल पैटर्न्स, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये लोग बाज़ाब्ता हमको डिसाइड करना कि विच व्हाट मैटर शुड बी टेकन टू विच प्लेटफॉर्म। ये असद साहब ने बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि because the union government had chosen not to anticipate the crisis, there were no institutional mechanisms to ensure interstate coordination, which only exacerbated the crisis. chosen not to anticipate, chosen word मेरे को ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, चोज़न नॉट टू, ये एक बात क्या है, आप आज एक बात मान के चलिए या मान लीजिए कि बैरिस्टर साहब जो हैं और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है, ये बड़े एलोक्वेंट स्पीकर्स हैं और ये बड़ी हाईली एजुकेटेड, इनकी अंग्रेज़ी और इनकी ग्रामर है। अब अंग्रेज़ी यहाँ भी पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं दोनों। अकबर साहब का मेडिकल लाइन है और आप उनको भी बात को देखिए, बड़ी एलोक्वेंट अंग्रेज़ी बोलते हैं। बैरिस्टर साहब तो इंग्लैंड में पढ़े तो उनकी एलोक्वेंस अलग है। मैं एब्सोल्युटली तो नहीं बोल सकता उनका मतलब, लेकिन ये ज़रूर है चूज़ नॉट टू। देखिए, जब हम जनवरी में थे हमको मालूम था कि ये कोविड-19 आ चुका और इट इज़ अ पैंडमिक, एपिडेमिक है या पैंडमिक है। तो गवर्नमेंट का खामोश होना, उसके तरफ कुछ नहीं करना, क्लब्ड विथ द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नमस्ते मोदी और नमस्ते ट्रम्प का जो इतना बड़ा गुजरात में प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद भी काफ़ी और सोशल प्रोग्राम्स हुए और ये लोग उसका प्लान नहीं करें। देखिए, कोई इकोनॉमिस्ट को नहीं बुलाए लोग, कोई गवर्नमेंट पैनल नहीं बैठा, कोई मेडिकल टर्म नहीं बैठी, और किसी का कोई अभी तक कुछ भी हमारे सामने नहीं है। हमको सिर्फ एक न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर बोल दिए, ये तो डिक्टेटोरियल है। तो ये चूज़न नॉट टू का जो वर्ड है वो ये है। मैं अगर इसको बोला, मैं आपको 2 बार बोला हुआ हूँ ये बात कि बैरिस्टर साहब एलोक्वेंट अंग्रेज़ी बात करने वाले हैं और उन्होंने बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड है और ऑब्वियसली उनकी ग्रामर सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है। लेकिन मैं अगर समझ सका या मैं बोल सका तो चूज़ नॉट टू का मतलब है जानते बूझते, डिलिबरेटली। मैं उसको ऐड करूँगा मैलिशियसली। मैलिशियसली इस वास्ते कि आपको मालूम था इतना बड़ा पैंडेमिक आपके पास आने वाला है, यू अलाउड द एयर ट्रैवल्स, लोकली कहीं से नहीं आया, कोई गांव से नहीं आया, तो आप पूरे एयर ट्रैवल्स को परमिट करें। 24, 25, 26 तक आप एयर ट्रैवल्स परमिट करें, डोमेस्टिक भी। मतलब ये है कि क्या अमीरों के लिए अलग 21 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और आप 24 तक एयर ट्रैवल परमिट करें, तो सवाल ये उठ रहे हैं। अब देखिए, बैरिस्टर साहब भी जब लोग उनके साथ सवाल करते तो वो सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ता। उनके जहन में भी ये बातें हैं कि आप जनरल पब्लिक, और ख़ास तौर पे आपकी मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स, आप देखिए उनकी क्या हाल है। छोड़ दीजिए आप इस वक्त 1 सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए मुसलमानों को छोड़ दीजिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं गुजरात के हैं, यूपी के हैं और ये
बिहार के, अब बोलिए उनका क्या होने वाला है। आपको मालूम हो रहा है कि लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, 3-3 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, खाने को नहीं है, प्रेग्नेंट वाइफ्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं और लोग पैदल चल रहे हैं। तो ये चौथा है। एक तो आपके पास मेडिकल प्लान नहीं है, आपके पास मेडिकल किट्स प्लान नहीं करें, आपके पास लॉकडाउन प्लान नहीं करें, आप लोगों के खाने पीने की इंतज़ाम प्लान नहीं, बेसिक्स। दूसरी चीज़, आप माइग्रेंट अपने वर्कर को प्लान नहीं करें, जो आपका बेस फोर्स है आप प्लान नहीं करें। लाखों करोड़ों वर्कर्स जाके वहाँ पड़े हुए हैं, ना खाने हैं उनको, ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बंगाली वर्कर जब मैं बात कर रहा था तो बोला, साहब जो चावल ये लोग दिए 2 किलो दिए 10 लोगों में, और पकाए तो उसमें से बो आ रही। तो ये सब चीज़ों के ऊपर वो बात बैरिस्टर साहब की तनकीद है, और वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उनकी जिम्मेदारी है भी, और पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो रिएक्ट करे। तो अपन तो थैंकफुल रहना चाहिए कि नन ऑफ देम हैज़ एनी गट्स टू स्टैंड अप। बैरिस्टर साहब ने यह भी बताया कि मोदी हुकूमत ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। जी हाँ। किस वजह से, किसके लिए बनाया गया था और वो किस काम में इस्तेमाल हो रहा है, ज़रा इस बारे में। देखिए, डिज़ास्टर्स जो आप बोलते हैं, उमूमन तूफ़ान, हरिकेन्स, फ्लड्स, ये सिचुएशंस पे बात करते हैं, अर्थक्वेक्स, क्योंकि देयर इज़ अ ग्रामेटिकल डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, डिज़ास्टर, एपिडेमिक, पेंडेमिक। एपिडेमिक इज़ अ लेजर वर्जन ऑफ अ पेंडेमिक। तो डिज़ास्टर जो होता वो इमीडिएट इंस्टेंट होता, अर्थक्वेक कंप्लीट डिज़ास्टर है, कुछ नहीं बचता, फ्लड्स कुछ नहीं बचता। तो इस किस्म से आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आप बनाए, उसके सेक्शंस में इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस रहते वो ये रहते कि आप सबसे पहले कंट्रोल टेकअप कर लेते, आप पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को नलिफाई करके कंट्रोल तो ले लिया इंडिया का, लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट, या इमरजेंसी समझिए, आप एक इमरजेंसी लगा, लेकिन आपके पास प्लान क्या है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्ट गलत इस्तेमाल का मतलब ये है कि क्या डिज़ास्टर में एपिडेमिक या पेंडेमिक है, क्योंकि ये इससे डिज़ास्टर तो नहीं हो रहा, इससे क्योर हो रहा है, लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, क्योर होके आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया से नहीं आया, किसी इंडियन से नहीं आया, बाहर के लोगों से आया। तो अब जनवरी से लेकर मार्च तक बाहर के लोगों को फॉर इकोनॉमिकल रीज़न, या फिर जैसा एलिगेशन लगता कि पैसे वालों को साथ देने के लिए आप परमिट करने से आया। तो एपिडेमिक के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूज़ करना गलत है, जो आपको राइट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के 2005 का एक्ट है वो, उसके तहत आपको राइट नहीं है जी, प्लान भी नहीं है जी। जिस तरह से आपने बोला कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होता, और फिर जो है स्क्रीनिंग उन्होंने नहीं की वक्त पे, हो सकता है उनके एजेंडे मुकम्मल नहीं होते थे, अगर स्क्रीनिंग की जाती और पकड़े जाते तो एयर ट्रैवल रोकना पड़ता था, तो ये नमस्ते ट्रंप और इतने सारा क्राउड जमा होना, और फिर आपने जैसे बताया कि हुकूमत तब्दील की गई मध्य प्रदेश में, ये नहीं हो पाता। तो अपनी कमियां छुपाने के लिए इतने जो है सारे मुल्क को मुश्किल में डाल दिए लोग। देखिए, वो ऑब्वियस है, सिटीजन्स को ये बात समझना चाहिए कि आप, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप सिटीजन्स को एक प्रोग्राम के तहत, क्योंकि साहब आप लोग पब्लिक की नफ्स ज़्यादा जानते, आप लोगों से ये बात करिए कि जनवरी से क्या नहीं मालूम था, तो जब हमको मालूम था तो क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम था, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है। एक बात सुनिए कि एक प्रोग्राम जो गुजरात में हुआ वो एक स्टेडियम में नहीं हुआ, उसके लिए आप हज़ारों लोगों की ट्रैवल करवाए, इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ, कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग कहाँ से आए, फिर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी तो आप ऐसी तैसी कर दिए, धज्जियाँ उड़ा दिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हुई। अब उसको ढांपने आप एक प्रोग्राम को ट्विस्ट करे, बोले तबलीगी जमात थी और वो लोग थे। मेरे को एक बात बोलिए साहब, इंडिया में लॉकडाउन का कहाँ पे लॉ है? कॉन्स्टिट्यूशन में है?
नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने लॉज बने हैं नहीं है, एक ही परमिशन है 144 CRPC, जो लोग लगा के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी कुछ तरीके हैं, बाय नोटिफिकेशन लगा सकते और कलेक्टर को उसका पावर है, और 4 लोगों से ज़्यादा असेंबली नहीं कर सकती। वो भी स्टेट लेवल पे होना चाहिए ना? स्टेट लेवल पे होना चाहिए। तो साहब स्टेट लेवल पे ही तो लॉ एंड ऑर्डर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? तो आप ये किस पार से कर रहे हैं? जब कभी भी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब कभी भी कोई मर्डर्स या कोई किस्म की चीज़ होती, तो वो लोग ये बोलते कि नहीं, ये जो पावर है वो लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का स्टेट को है। हाँ, अब क्या होता, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोगों को जो लोग पसंद आते, उन पे वो UAPA एक्ट हो या पोटा हो या ऐसे जो एक्ट लगाते, उनको एक्ट लगाते। जैसे ये दिल्ली के जामिया के बच्चे हैं या उनके ऊपर इनको लगाना रहता, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या इनका इरादा रहता है कि UAPA लगा दिए। लेकिन अब जैसा बॉम्बे का मर्डर है पलगार, उसमें UAPA नहीं लगता। तो देखिए ये चीज़ें हमको एज अ सिटीज़न समझना चाहिए, हमको एज अ सिटीज़न स्टैंड अप करना चाहिए, हमको आपस में बात करना चाहिए। देखिए एक बात और एक हमको समझना चाहिए, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग ऑन दिस, आप मेरे को एक बात बताइए कि हम अगर वोट जब किसी की बुनियाद पे देते हैं, आज हम हमारा प्राइम मिनिस्टर जो लोग वोट करे वो किसी की बुनियाद पे दिए, प्रो रिलीजन या एंटी रिलीजन, तो फिर आप दूसरी चीज़ें कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? यही वजह है इंडिया में कि आप एक बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आपके पास कोई एम्प्लॉई है, ड्राइवर है, जर्नलिज्म में एम्प्लॉई है या कोई भी है, तो आपकी सैलरी लेने के बाद में वो लोग आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते। करते भी है तो परमिशन लेना पड़ता। मैं बारहा ये बात सवाल पूछता हूँ कि CM PM जितने लोग इलेक्टेड है और जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से पैसा ले रहे वो हमारे टैक्स का पैसा है। एक बात बोलिए कि ये लोग हमसे तनख्वाह लेके हमारे पे रूल करने का कैसा पावर आता? उसकी वजह यह है कि हमारी वोट में मेरिट नहीं है। हम या तो एंटी टू समबडी रिलीजन या रेस या कास्ट या कोई, फ़र्ज़ करिए मेरा अगर वोट ऑन मेरिट है, जैसा आजकल एक बार मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो दिल्ली में हो रहा, अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसा मज़हब का नहीं है, वो खुद कुमटी हैं और वो खुद ये अग्रवाल समाज के हैं, और उनको हिंदू भी हैं, अच्छा खासा साफ़ सुथरे क्लीन हिंदू हैं, नीट क्लीन, और मज़हबी भी हैं, और उनकी फैमिली जो उनकी वाइफ और बच्चे के बारे में मालूम होता, ऑनेस्ट भी है। आप उनकी गवर्नमेंट के साथ देखिए, मनीष सिसोदिया, आप इन लोग को देखिए, उनके पास भी एक सत्येंद्र जैन है, एक जैन है, और एक इनो है और सिसोदिया है। आप इनके साथ एक कोई खान भी है, और एक नाम मैं बोल रहा हूँ जो कौन सा सिंह है, संजय सिंह है। आप इन लोग की पूरों की अगर थियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी अगर देखेंगे तो मेरिट है, इस वजह से कि इनको ना मज़हब से ताल्लुक़ है। आप देखिए टोटल इनका काम क्या रहता है, हॉस्पिटल बनाए, घर बनाए। मैं लास्ट टाइम केजरीवाल का सुन रहा था और ये देख रहा था कि वो लोग 1000 लोग पर डे के लिए रेडी हैं। तो एक बात बोलिए, एक चीफ मिनिस्टर जिसके पास होम भी नहीं है, उसके बावजूद अगर इतने दिनों में अगर एक चीफ मिनिस्टर 1000 पर डे के लिए अगर अब रेडी है, जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिए। थोड़े बहुत इतनी बड़ी स्टेट में होते, लेकिन आप देखिए कभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे काम के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसा कि आपने बताया कि वेस्टर्न इंटरेस्ट है, ये देखने में आ रहा है कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है, फोर्स्ड लॉकडाउन
सेंटर की जानिब से किया गया है और इससे जो है लोकल लेवल पे आवाम बहुत परेशान है और उन्हें इमदाद की ज़रूरत है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इमदाद नहीं दी जा रही, माली कोई मदद नहीं की जा रही है। इसके बरखिलाफ़ जो है उनका जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का, उसको वो एंथुजियास्टिकली परस्यू कर रहे हैं, ये भी इल्ज़ाम है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विस्ता प्रोजेक्ट पे अपन बाद में बात करेंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर आप अप्लाई करे हैं, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर, मैं समझता हूँ सेक्शन 6 नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके तहत आपको एक अथॉरिटी बनाना पड़ता। लेकिन हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम केयर्स को एक ट्रस्ट बनाए, उसमें मैं कपिल सिब्बल को सुन रहा था, तो 6,000 करोड़ है। तो 6,000 करोड़ ना आप अप्लाई कर रहे हैं, ना किसी पब्लिक को, और ये सब पब्लिक फंड है, चैरिटी फंड है, ये कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट को तो टैक्स भी पावर है। तो अब देखिए, इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सीएम केयर फंड आया था तो आप 6,000 करोड़ डिवाइडेड इनटू सीएम्स के पास भेजना था, और आपके पास जो स्कीम्स और सिस्टम्स हैं उससे आप फूड ग्रेन्स नेसेसिटीज़ तो प्रोवाइड कर सकते थे। बेसिकली आप एमआरओ के थ्रू होते और आपके राशन शॉप्स के थ्रू होते, आप पुलिस को भी यूज़ कर सकते, रेवेन्यू को भी यूज़ कर सकते। आप कहीं से देख लीजिए, किसी जगह से अगर आया भी होगा तो बहुत ही मिनिमल और मीगर है। आज सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि पीएम केयर्स में 6,000 करोड़ अगर है, इफ़ इट इज़ राइट, तो फिर वो कहाँ गए? और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सीएजी, जो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हैं, जो इंडिया के हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं चूँकि ये फंड है, चैरिटी है, हम इसको ऑडिट भी नहीं कर सकते। तो अब 6,000 करोड़ का ऑडिट नहीं हो सक रहा, और हमको नहीं मालूम हो रहा कि पब्लिक को तकलीफ़ है तो इनके पास नहीं जा रहा। आप एक बात बोलिए कि माइग्रेंट वर्कर्स को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, जो बेसिक वाइट कार्ड होल्डर्स हैं उनको नहीं पहुंचाया जा रहा? तो दिस इज़ अ क्लियर एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ साथ दिस इज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट। साथ ही साथ जो है इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को भेजाया गया, ये जो है एग्ज़ामिन करने के लिए कि लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। तो क्या ये स्टेट्स पर दबाव नहीं डाला जा रहा है? क्या स्टेट्स को इनकॉम्पिटेंट करार देने की कोशिश नहीं है? देखिए, दिस इज़ एब्सोल्युटली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनवारंटेड। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारा स्टेट, कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली सीएम साहब, मैं तो के टी रामाराव साहब जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, उनकी क्लिपिंग देखा हूँ कि वो वॉक करके लोगों के पास जाके हाल पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बात का तहे खून और यकीन दिला रहा हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं कहीं बेहतर इंतज़ाम कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मोगलपुरे में एक वाक़या हुआ कि एक सब इंस्पेक्टर किसी लोगों को माँ की गाली दिए, और हम सब मिलके उसको वायरल करे, मैं काफ़ी करा और ट्विटर पे करे और वो टैग करे कमिश्नर को, और 2 दिन के अंदर न्यूज़ आई कि वो जो सब इंस्पेक्टर था उनका ट्रांसफ़र हो गया। ना कोई अल्फाज बाहर आए, ना कुछ आए। दिस इज़ द कंडक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, नॉन नेशनल, वो जो लोग हैं, एक्सेप्ट मैं फॉर द नॉलेज आई हैव, मध्य प्रदेश के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की तो तारीफ़ हुई। बाघेल जो सीएम हैं झारखंड के, उनकी बेइंतहा तारीफ़ हुई हू से, और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत, उनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से तारीफ़ हुई, और हमारे सीएम की क्यों ही नहीं मालूम मेरे को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट हमारे पास तेलंगाना में हुआ। दूसरा, आप देखिए कि ये क्लिपिंग्स आप देखें कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब पर्सनली एक बड़े हॉल में फूड ग्रेन्स को सेग्रीगेट करके सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ के एमपी और एमएलए को हम आज तक इंडिया में कहीं भी नहीं देखे ऐसे होना। तो हम बेटर ऑफ है। ये बेइज्जती है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इसको मैं समझता हूँ
इस गड़बड़ में स्टेट गवर्नमेंट्स खामोश बैठ गए कि ज़्यादा परेशानी पब्लिक वेलफेयर है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक अप दिस इशू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्योंकि एक चीज़ देखिए, जब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये फेडरेशन है। हालांकि जैसा इंडिया को फेडरेशन, अमेरिका को फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, वैसा हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की अपनी एक लिस्ट है, उसके अपने पावर्स है। तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है, और मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी बेइज्जती भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केसीआर हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी से खौफ खाकर आगे प्रॉस्पेक्ट्स न देखकर ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए, केसीआर साहब जो है, जिस दिन से उनकी गवर्नमेंट आई, आप देखिए उनके वेलफेयर मेजर्स आपके घर को आते। दूसरी चीज़, हमको, मैं नॉट एज अ लॉयर, मैं एज अ सिटीज़न बोल रहा हूँ, हमको हमारी गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से डर नहीं होता। हमको इनसे डर नहीं होता। के.टी. रामाराव साहब, केसीआर साहब, हमको ऐसा दिखता है कोई हमारे घर के आदमी हैं। दूसरी चीज़, मैं एक ख़ास चीज़ देखता हूँ कि हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब बाइक लेके केसीआर के साहब के गेट में जाते, उनसे बात करके वापस आ सकते। मेरे को आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितने एमपीज़ ऐसे जाके अपनी, तो हैदराबाद से हमको बड़ी आसानी और बड़ा आराम ये है कि हमारे एमपी को जब भी हमको ज़रूरत पड़ती कि एमपी साहब एक उनकी बाइक है जिस पे हैदराबाद का दौरा होता। फिर प्रॉब्लम है तो आपकी बाइक पे आप सीएम के पास हम चले, तो केसीआर साहब तो चुभेंगे ही चुभेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें। दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे ये देखना है हमको कि के.टी. रामाराव साहब का जो उनकी ओवर एज्ड, मैं समझता हूँ उनकी एज से डबल उनकी मैच्योरिटी है, और शॉकिंग है। हम शुरू जब वो आए थे तो सुने थे कि वाइब्रेंट है और वो खाली अंग्रेज़ नुमा है और अंग्रेज़ी पढ़े हुए है और बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन जब उनको मैं काफ़ी एडवोकेट के मीटिंग्स में देखा, बड़े करीब से सुना, मैं देखा बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं और बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं। उनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं। और एक बात हमारे लीडर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा ये देखा है, मैं परसों एक क्लिपिंग देख रहा था, गौलीपुरे से एक नॉन मुस्लिम लेडी थे, वो फ़ोन करे और अकबर साहब मैं हमारे लोगों को, मेरे लीडर्स जो हैं तेलंगाना के, केसीआर साहब हो, केटीआर साहब हो, या इटाला राजेंद्र साहब हो, या हमारे एमपी, और उन लोग को देखा, ये लोग को बायसेस नहीं है। इसीलिए हमको आराम है कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें, हमको तो सबसे बड़ा आराम है यहाँ से वॉक करें, 15 मिनट में दारुसलाम पे बोलिए, हमारी कोई भी चीज़ हमारे को तय होती। मैं तो बचपन से हम देखते हुए हैं, तो हमको तो ये है। तो ये इनकी काबिलियत और सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकाबिलियत का प्रॉब्लम इनको आगे तो आने वाला है। ये सारा आर्टिकल है, इसका अगर हम क्लोजली मुशाहिदा करें तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि मोदी हुकूमत फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहती है, यूनिलैटरल बनाना चाहती है? देखिए, मोदी हुकूमत फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं करना चाहती है, कर भी नहीं सकती, लेकिन डरा के अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसा। आप एक बात देखिए, इसमें हमको थोड़ी जुडिशरी पे भी नज़र डालना चाहिए, इस वजह से कि एक अर्नब गोस्वामी आम आदमी है, उसकी लिस्टिंग भी हो गई, उसको बेल भी मिल गई, और दो जो लोग थे, जो प्रोफेसर्स थे, थोड़े दिन पहले अरेस्ट हुए, वो लोगों को बेल नहीं मिलती, और चिदम्बर जेल में रहते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर थे। और जितने दूसरे जो जिसके ऊपर एलिगेशंस थे, जैसे साध्वी है, लोया का केस है, सब में बेल्स और डिस्चार्जेस है। तो जुडिशरी के ऊपर भी ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पब्लिक जब सवाल कर रही है कि आप एडवोकेट है, आप बोलिए, तो हम जवाब दे नहीं सक रहे हैं। और स्पेशली जो परसों ये हुआ अर्नब गोस्वामी का, ये तो जुडिशरी के लिए काफ़ी सवालात उठा दिए, और ये देखना पड़ेगा सबको बैठ के कि इसके क्या हुआ है। दूसरी चीज़, यूसेज ऑफ यूएपीए और यूसेज ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, जैसा सीबीआई, सीईसी, आप देखें जो सीबीआई वर्सेस सीबीआई में एक ऑफिसर थे,
सीबीआई के ऑफिसर थे, मैं नाम इस वक्त बोल रहा हूँ, जो हेड थे, और जो एक गुजरात के ऑफिसर पे 5 करोड़ रुपए लेने का ब्राइबरी का इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर एफआईआर करे। तो दिल्ली हाई कोर्ट से उनको इमीडिएट रेप्रीव मिला, उनको दिल्ली हाई कोर्ट से अरेस्ट होने नहीं दिए। उसके रात सीआईसी से एक रिपोर्ट बनी 2 बजे रात को, आप देखें कि आलोक वर्मा के घर में इंटेलिजेंस वाले गए, सीबीआई वाले और इनकी जो गार्ड्स थे वो इंटेलिजेंस वालों को मारे रोड पे। जो आपकी सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले गए थे वो सेंट्रल इंटेलिजेंस वालों को इनके गार्ड्स मारे और उन्होंने आलोक वर्मा के घर में घुसने की कोशिश करे। आलोक वर्मा का क्या चार्ज था? ये जो भंडारी गुजरात के जो ऑफिसर थे, मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो हैंड पिक थे, उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का करप्शन का था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 18, उसके तहत चल सकता था मुकदमा। लेकिन वो हुआ ये कि उनको हाई कोर्ट से बेल मिली, वो अरेस्ट ही नहीं हुए। उसके बाद सीआईसी एक्टिव हुआ, आलोक वर्मा को हटाने के बाद फिर जब आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट करा तो फिर से एक कमेटी बैठी जो रीइंस्टेट करती। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर का वो था, डिसेंट था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब थे शायद गोगोई, और उन्होंने जस्टिस सिकरी को नॉमिनेट करे और उसके बाद नया ऑफिसर आ गया, आलोक वर्मा चले गए। ये सारे चीज़ें जो इंडिया में हो रही और जो पास्ट में हुए, इससे लोग काफ़ी दहशत में हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स है वो पीनल पावर के डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस है तो हम जाएंगे कोर्ट। अब कोर्ट के 4 1 2 3 4 इंक्लूडिंग गोगोई, लोकूर, जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, 4 जब बैठ के बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ख़तरे में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। उसके बाद ये बोलने के बाद आप बोलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा उस इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसा इंस्टिल करेंगे एज अ लॉयर। हम कैसा बोलेंगे आप कोर्ट जाइए आपको फैसला होगा। तो ये सारी चीज़ों को बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ है कि ये सब चीज़ें करना है। तो कमिंग टू योर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा, हर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर, इस गवर्नमेंट पे तो अथॉरिटेरियन और मेजॉरिटेरियन इनका अंदाज है, तो इनका कोशिश बराबर रहेंगी कि डरा के, क्योंकि इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम टू माई नॉलेज सिर्फ वही जगह गई जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट्स नहीं थी, कलकत्ता और तेलंगाना और शायद 2 और जगह। तो इस पे भी बड़ा मैलिशियस वो हुआ कि मैलिशियस प्रोपेगेंडा है कि आप ऑपोजिशन के गवर्नमेंट्स के पास भेज के डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि सीएम्स को खुद मालूम रहता कि उनकी पावर क्या है। हो ये जाता कि इन लोग के सेंट्रल गवर्नमेंट के से फंड्स जो रिलीज़ होते उसके ऊपर प्रॉब्लम्स होते। जो आज आप मनीष सिसोदिया को सुनिए, वो तो खुल के बोल रहे हैं कि आप हमारे फंड्स हमको नहीं दे। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा। इसके लिए फेडरल जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक जगह बैठेंगे, मिलेंगे और पब्लिक वेलफेयर में हमारी सब उम्मीद होना चाहिए कि आगे काम करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्टेटोरियल मेजॉरिटेरियन नहीं होने देंगे। हमसे बात करने का शुक्रिया। ये थे एडवोकेट मीर मसूद साहब। ये हमें जो है तफसीली तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से कानून है और उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।